अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम दो टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं। एक तो सबसे पहले हमने सानिया सियालकोट हुआ और उस वाक़े के बाद, उस सानिया के बाद पूरे मुल्क में मजम्मत की गई, नोटिस लिया गया, गिरफ्तारियां हुई और इस अज़म का इजहार किया गया कि जी आइंदा इस तरह का कोई वाक़या नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन तब भी यही कहा था कि जी अभी इस वक्त इस वाक़े पर बात हो रही है, मजम्मत भी की जा रही है, इक़दामात भी किए जा रहे हैं और नोटिस भी ले लिया गया है, पकड़ दकड़ भी हो रही है और ये कहा जा रहा है कि जी हम जो फैमिली है उसको भी सपोर्ट करेंगे और इस पूरे मामले के जो असल हकायक हैं वो सामने लाए जाएंगे और आइंदा इस तरह का नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन अभी 24 घंटे हुए हैं, एक और वाक़या हो गया और ये मियां चन्नू का वाक़या है जहां पर बिल्कुल उसी तरह से कि जैसा कि सियालकोट में हुआ, यहां पर भी एक इल्ज़ाम लगाया गया और इल्ज़ाम लगाकर खुद ही फैसला सुनाया गया और फैसला सुनाकर जिस शख्स को जिम्मेदार, कसूरवार, मुबैना तौर पे गुनाहगार डिक्लेयर किया गया, उसको ईंटें मार मार के, उस पर तशद्दुद कर करके उसकी जान ले ली गई। उसने मस्जिद में भी पनाह लेने की कोशिश की कि शायद मुझे छोड़ दिया जाए, लेकिन उसको मस्जिद से भी बाहर घसीट कर लाते हुए जो मॉब था, जिसमें बताया जा रहा है कि जी 62 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है और 300 और अफराद हैं जिन पर यह पर्चा किया गया है और तहकीकात शुरू हो गई हैं। वज़ीर आला पंजाब भी अब पूछ रहे हैं कि जी आईजी साहब बताइए ये मामले की असल तफसील क्या है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसका नोटिस ले लिया, लेकिन ये फिर वही होगा जो सियालकोट में हुआ, बातें हुई, हाईलाइट हुआ टेलीविजन चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे, अखबारात में, फिर उसके बाद खामोशी और इस मामले को भी अब वैसे ही लेकर चला जाएगा और फिर कुछ अर्से के बाद खामोशी हो जाएगी और फिर खुदा ना खास्ता कोई एक और ऐसा वाकया होगा। साथ ही साथ कुछ सियासी डेवलपमेंट्स हैं और बड़ी मेजर सियासी डेवलपमेंट्स हैं कि जहां पर शहबाज शरीफ साहब की और चौधरी बरादरान की मुलाकात। और आज के प्रोग्राम में जी डिस्कशन के लिए हमारे मौजूद मेहमानों का तारुफ हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार अमार मसूद साहब ने। अमार मसूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब ने। मुजाहिद बरेलवी साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो टुनाइट। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर टाइड हारिस नवाज साहब ने। हारिस नवाज साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए हमें ज्वाइन किया। सर, कब तक इस तरह से ये चलता रहेगा? एक वाकया होगा, उस पर बात होगी, फिर खामोशी हो जाएगी, भूल जाएंगे और एक और वाकया हो जाएगा। कब तक ये इसी तरह से सिस्टम चलता रहेगा? देखें, एक इसमें आप एक किसी सोसाइटी को, किसी गवर्नमेंट को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, ना इंतजामिया को। दरअसल ये जो एक इंतहा पसंदी है, ये शिद्दत पसंदी है, ये बरसों नहीं, इसको पालने में हमें दहाइयाँ लगी हैं और इसको बदकिस्मती से इसमें जो फौजी हुक्मरान हों या सियासी हुक्मरान, अब मैं हिस्ट्री में तवील नहीं जाऊंगा। जब आपने 50s में जब मूवमेंट चली थी, याद है मौलाना मौलवी साहब को फांसी की सजा दी गई। हारिस नवाज साहब, आपकी नजर में क्या वजूहात हैं इस तरह के वाकयात की? क्या गवर्नेंस के इश्यूज हैं? हेड ऑफ द स्टेट पर सवाल उठता है, पुलिस हमारी इतनी इक्विप्ड नहीं है या इक्विप्ड है, कैपेसिटी भी है, लेकिन अप्रोच नहीं ठीक है। क्या रीजंस हैं आपकी नजर में और हम इस तरह के वाकयात को क्या पहले से ही कुछ एफर्ट्स करके रोक सकते हैं या नहीं, ये बाद में फिर डैमेज कंट्रोल है जो होना होता है? देखें, इसमें जो है ना, दो तीन चीजें बहुत अहम है। नंबर एक तो बात यह है कि हमारे मुल्क में अकाउंटेबिलिटी का बहुत बड़ा फुकदान है। नंबर टू, जो पुलिस है उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे आर देयर टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, लेकिन वो अपने आप को बहुत बड़ा थानेदार समझते हैं। वो समझते हैं कि अवाम के का फर्ज है उनकी खिदमत करना। एक तो ये तीसरी जुडिशरी कि अदालत के फैसले जितने प्रोलॉन्ग होते हैं। अभी बड़ा अच्छा इकदाम हुकूमत ने किया है कि फौजदारी और क्रिमिनल केसेस के लिए टाइम ले लिए, 9 महीने के अंदर फाइनलाइज होंगे और काफी रिफॉर्म्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इशू ये कि यही हमारे लोग जब दुबई में उतरते हैं तो सीधी लाइन में खड़े होते हैं, कभी कोई गैर कानूनी बात नहीं करते, क्योंकि पता है कि वहाँ पकड़े गए तो फिर कानून अपनी हरकत में आएगा और इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे और प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होगी और स्पीडी जस्टिस होगी, जल्दी से जल्दी सजा जुदा मिलेगी। यहाँ ये बात नहीं है। आप आज ये कर लें, जितना बड़ा आदमी है उसके लिए कानून की कोई गिरफ्त नहीं है, उसके लिए कानून कोई हैसियत ही नहीं रखता। सिर्फ कानून जो है वो गरीब आदमी के लिए। नवाज शरीफ की मिसाल ले लें, शहबाज शरीफ की मिसाल ले लें, क्या क्या कुछ कर लिया, क्या हुआ, और गरीब आदमी 90 साल का जेल के अंदर बैठा, वो उसको पैरालिसिस हुआ, वो जेल की वहां पर जेल में बैठा हुआ। तो ये हमारे मुल्क के निजाम का पिटफॉल है जिसको हमें ठीक करने की जरूरत है और इसके लिए बहुत एफर्ट चाहिए। और आई विश कि ये अभी भी इसको कुछ हल निकाला जाए।
जब तक स्पीडी जस्टिस नहीं होगी, स्पीड जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, तो आप और पुलिस ठीक है। की इन्वेस्टिगेशन, पुलिस की रिपोर्टिंग, पुलिस की एफआईआर, फॉलो अप, प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन, सब चीजें फॉल्टी हैं। तो आई थिंक जो नेशनल एक्शन प्लान में फैसला किया गया था कि एक उसमें जुडिशियल रिफॉर्म होंगी, पुलिस रिफॉर्म होंगी, मदरसा रिफॉर्म होंगी, जितने रिफॉर्म, कोई भी रिफॉर्म नहीं हो सके, इसलिए कि उसको करने के लिए यू नीड टू हैव मेजॉरिटी इन नेशनल असेंबली, वो भी आपके पास तो नहीं है। तो फिर हारिस नवाज साहब, ऑपोजिशन, आपको लगता है कि अब ये रिफॉर्म्स हो सकती हैं या अब बहुत देर हो चुकी है? आई थिंक इट इज टू लेट। जिस तरीके से अभी सियासी माहौल भी गर्म हुआ है, ऑपोजिशन ने बात एक तहिया किया हुआ है कि गवर्नमेंट की अच्छी बात को भी हमने नहीं चलने देना, और लाइक वाइज ये ज्यादा डिपेंड करता था हुकूमत के ऊपर कि हुकूमत माहौल अच्छा तैयार करती है। हुकूमत इनिशिएटिव उसके पास होता है कि असेंबली को फाल करे, वहां जाके फैसले करें, वहां जाके अच्छे लेजिस्लेशन, कौन सी कानून साजी की गई है। एमएनए एमपी का मतलब क्या है कि कानून साजी करना, अवाम की फलाह के लिए, बहबूद के लिए, उनके आराम के लिए अच्छे कानून बनाना जिससे अवाम को फायदा। कोई कानून साजी नहीं है। तो ये इश्यूज है हमारे मुल्क के मसाइल के। इसलिए अभी भी हुकूमत को ये चाहिए कि ही शुड गो टू असेंबली, असेंबली को इम्पोर्टेंस दे, वहां जाके बात करें, जो कानून साजी करनी है वहां करें। लेट द गवर्नमेंट डिसएग्री, लेट द गवर्नमेंट डोंट एग्री। उससे ये होगा खुद ब खुद फिर ऑपोजिशन एक्सपोज होगी, जो चीजों की हमें जरूरत। ठीक। मुजाहिद साहब, कमिंग बैक टू यू जी, आवाज आ रही है सर आपको? आ रही है। जी मुजाहिद साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए जो आप पहले कह रहे थे, और उसमें हारिस नवाज साहब ने जो कहा है उस पर भी जरा अपनी राय दीजिएगा। कि मैंने जब उनसे पूछा कि क्या बहुत देर नहीं होगी भी ये रिफॉर्म्स के लिए, जो सारी रिफॉर्म्स होनी थी, उनका कहना था इट्स लेट। देखिए, खाली मामला रिफॉर्म्स का नहीं है, और आप कितनी ही इस्लाहत ले आए, कितने ही लॉज ले आए, ये जो आप देखें ना, अभी जो कारोकारी, आज मैं पढ़ रहा था सिर्फ एक कसीर अखबार में 8 वाकयात सिंध में हुए हैं। अब तो बाकायदा यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर, प्रोफेसर, उन पे हरेसमेंट का इल्जाम लग रहा है और कुछ नहीं होता, प्रोटेक्शन मिलता है। मैं नाम लूं, पीपल्स यूनिवर्सिटी, नवाब शाह मेडिकल, सिंध नहीं, पंजाब का तो मुझे नहीं पता, कम से कम आज ही मैं देख रहा था, एक पेज पर 8 वाकयात ऐसे हैं जो हेरेसमेंट के केस हैं। अब और ये भी एक यानी अलमिया है, उसको भी मैं एक और तरह का ब्लेप्सी समझता हूँ। ये जो आप बात कह रहे थे ना, मैं अभी जो आपसे कह रहा था कि 12-13 साल पहले जिस चैनल से थोड़ा से आप भी वाबस्ता रहे, वहां मैं बैठा हुआ था। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि दुश्मन या अगर कोई गैर मजहब का भी अगर मर जाए तो उस पर हम और कोई चले खामोशी तो इख्तियार करते हैं। बाकायदा उसकी जो लाहौर में उस गवर्नर को मारा गया तो हमारे न्यूज चैनल में बैठकर मिठाइयां तकसीम हुई। आप क्या बात कर रहे हैं अली मुमताज? ये चैनल के बड़े सरकर्दा लोग मौजूद थे। मेरा जी चाहता है नाम भी लूं, आज भी बैठे हुए हैं। यानी वो उन लोगों के हाथ में जो पाकिस्तान के चैनल जो 5वें-6ठे नंबर के कहलाते हैं, वो 13-14 साल पहले ये मेंटेलिटी थी कि एक गवर्नर की शहादत पे मिठाइयां तकसीम कर रही हैं, मुबारकबादें दे रहे थे। तो अली मुमताज आप क्या बात, यानी और तो छोड़े, वो तो बेचारे आम लोगों को एक्सप्लॉइट कर देते हैं। कोई जमीनों का मसला होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ खानदानी झगड़े होते हैं, इस पर यहाँ होता है। यहाँ तो एक पूरी सोच काम कर रही है, और ये आप आम जाहिल वाहिल नहीं, ये पढ़े लिखे एजुकेटेड क्लास में जो एक मेंटेलिटी डेवलप हुई है ना, बड़े हम वो बेचारे इंडिया में एक लड़की ने हिजाब के नाम पर ये कर दिया। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? बेशुमार मैं देखता हूँ कि लिबरल मॉडरेट लोग उनके दौरे में आ रहे हैं। बाहर तो जो चाहे कर रहे होते हैं, लेकिन अपने घरों के लिए उनके डबल यानी स्टैंडर्ड कि हैं। मुजाहिद साहब, क्या आप ये कह रहे हैं कि ये जो भी वाकया हुआ है मियां चन्नू का, इस तरह के वाकयात को सपोर्ट या एंडोर्स करने वाले पढ़े लिखे लोग भी हैं? पढ़े लिखे ही लोग हैं। मैं आपको जो कह रहा था कि एक गवर्नर को जब लाहौर में तासीर को नाम लेता हूं, जब आपको याद है कि उनको मैंने कहा, मैं तो हलाक या कत्ल या शहादत नहीं कहता, हाँ जब जी, उन्हें मारा 2011 गया वहां पर गवर्नर तासीर को, तो हमारे चैनल में खबर आई, तो मैंने देखा ये पढ़े लिखे लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। जिस चैनल में आप भी वाबस्ता रहे, मैं भी वाबस्ता जी रहा। हाँ। ये पढ़े लिखे वो लोग थे, और जो कितना खौफनाक बात है कि ये लोग चैनल चला रहे हैं। या क्या, और ऐसे में बेशुमार वाकयात करता हूं कि हमारे यहाँ ये जो लोग बैठे हुए हैं, जो हमारे पढ़े लिखे लोग, जो बड़े अपने को जाहिर करते हैं मॉडरेट मॉडल, ये इतनी छोटी ज़हनियत के लोग हैं। यही वो लोग हैं जो लश्करों और सिपाहों और मसलक की बुनियाद पर इन्होंने बनाया है काफिर काफिर। मैंने यहाँ पढ़ा, कभी शिया को काफिर, कभी देवबंदी को काफिर, कभी वो बाकायदा टेलीफोन नंबर लिखे होते हैं। हमने इनकी बाकायदा, इनके मदरसे नहीं, इनकी यूनिवर्सिटियां हैं।
तो आपने देखा नहीं उस क्या हुआ वली खां के नाम पर यूनिवर्सिटी में मर्दान हाँ में एक लड़के को किस तरह मारा गया, मिशाल को। और इन जी तमाम बिल्कुल। केसों में अगर आप देखेंगे शाद और नाज़री, खैर इसमें तो हो गया क्योंकि एक बड़े खानदान ने बड़े अरसे तक स्ट्राइक करी, तो ये इसको जो गवर्नर तासीर वाला, वरना तो मैं हमारे यहाँ सोसाइटी में ये जो आप चंद तो वाकया आपको जो है लगता वो है कि ये अब हाईलाइट हो चलता जाते हैं, रहेगा, चिनोट का हुआ या सोसाइटी अब जिस सियालकोट तरह का। की हमारी हो चुकी हुई है, ऐसे वाकयात आप कह रहे हैं कि इनको रोका नहीं जा सकता, होते रहेंगे? बिल्कुल नहीं रोक सकता, और कोई हम ना कहें कि जी हुकूमत जिम्मेदार है, सोसाइटी जिम्मेदार होती है। हम देखते हैं, हम जब 12-14 लोग होते हैं, आप कोई आदमी अगर चीखा चिल्ला रहा होता है, मेरे घर में हम ब्रिगेडियर साहब के घर पे शाम को हम दोनों बैठते थे, पॉलिटिकल गुफ्तगू होती थी, एक आध कभी कोई जज्बाती ज्यादा हो जाता था तो हम कहते नहीं भाई ये तरीका नहीं है गुफ्तगू का, बात का जवाब बात से दो, दलील से दो, गुस्से से मत दो, खड़े होकर मत दो। इस तरह होता है ना जब हम लोग बैठते हैं, तो जब हम रोकते थे पहले लोग, अब इनकरेज करते हैं। ठीक। जी मैं इस मौके पर जी मुजाहिद साहब एक वक्फा लेता हूं, और वक्फे के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो आपने अभी ये डिबेट की दलील की जो बात की है, इस पर एक रीसेंट एक इशू है जिस पर मैंने कल के प्रोग्राम में तो खैर बात नहीं की है, लेकिन आज मैं समझता हूं कि हमें उस पर बात करना जरूर चाहिए। और इसलिए भी बात करना चाहिए कि अगर कहीं पे कोई गलत जुमला इस्तेमाल करता है, कोई गलत बात करता है, किसी पर कोई पर्सनल अटैक करता है, तो उसका जवाब भी फिर अब यही नजर आता है कि जी दलील वगैरह से नहीं, पर्सनल अटैक करके आप उसका जवाब दें। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मुजाहिद साहब, अभी जो आप बात दलील की कर रहे थे, मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाने से पहले आपने एक रीसेंट प्रोग्राम था जो हमारे ही चैनल पे न्यूज़ वन पे नशर हुआ, उसमें गेस्ट की तरफ से कुछ ऐसी गुफ्तगू की गई जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़ा रिएक्शन आया, और वैसे भी हमने देखा कि जर्नलिस्ट ने भी बड़ा उस पर रिएक्ट किया, उसको कंडेम किया। लेकिन जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो इस तरह की गुफ्तगू की खुद बुनियाद रखती रही है, जो उनके सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, जो उनके ट्रेंड्स बनाने वाले हैं, वो सब इस तरीके से करते रहे हैं। और कल के रोज मैंने देखा कि ऐसा ही कुछ ट्रेंड बनाया गया जिसके पीछे डेफिनेटली गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के ही लोग हैं। तो फिर हम इस सोसाइटी के अंदर क्या यही चलता रहेगा? एक तरफ अभी आपने वो लड़की की मुस्कान की बात की, एक तरफ तो हम उसकी बात करते हैं, दूसरी तरफ हम इस तरह के ट्रेंड चलाते हैं। देखिए, मैं किसी एक पार्टी की नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट पार्टी है हम कहें, लेकिन आपके खुद जर्नलिस्ट क्या पार्टी नहीं बन गए? क्या हम बिल्कुल बन गए। बगैर किसी मुस्तनद जराए के हम खबरें ब्रेक नहीं करते? क्या हम फैमिलीज की खबर नहीं चलाते? क्या हम एक खातून जो मजाक उड़ा रही होती है पूरी सोसाइटी का, उसको टिकटॉक लड़की उसको मॉडल बना के सामने नहीं पेश करते? देखिए, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट स्क्रीनों का होता है, फिर सोशल मीडिया का होता है, ये करोड़ों में पहुंचता है। यहाँ क्या नहीं हो रहा आपकी स्क्रीनों पर? ये जो काम हम लोग जो बदा में खुद बन गए, मतलब मैं बेशुमार, मैं अयूब खान या खान सबका मुखालफत करता हूँ। अभी ट्रेंड ये बन गया है कि जी खुश होते हैं फौज को गालियां देके। वो इंडिया में होता है कोई उसको कोई किसी से उसको दे, फैशन बना लिया है लोगों ने ये। और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए तो कहते हैं जी इदारे, आप अपने बारे, अच्छा ऐसा करें ना, जो इदारों में हमारे एंकर या मीडिया कॉलम नवीस है, जरा अपने इदारे के मालिक के बारे में बात करके दिखा दें कि हाँ मुझे 8 माह से तनख्वाह नहीं मिली। अपने इदारे को बता दें कि उनको किस तरह खवातीन को हैरेस किया जाता है। अपने जरा बारों में गिरबानों में झांकते नहीं है, और आप हर एक के गिरबानों में हाथ डालते हैं। अब मैं तो आपको पता है पूरा 20 साल से इस प्रोफेशन में हूँ, नाम बनाम ले सकता हूँ, तो दूसरों पे ये जिम्मेदारी डालना हुकूमत को। देखिए ना, मैं जो आपसे कह रहा था, ये वाली जो मैंने आपको बताई थी, जो आप इंतहा पसंदी की बात कर रहे थे, एक बहुत बड़े चैनल का मैंने जी चाहता है नाम ले दूं जिससे आप और मैं वाबस्ता रहे, खुलेआम उन्होंने ये करा कि बाकायदा एक शख्स के कत्ल पे जो है वो, या ये शहादत पे या हलाकत पे गले मिल रहे हैं, और ये 13-14 साल पुरानी बात बता रही है। तो आप ये सियालकोट या मियां चुन्नू का क्या जिक्र कर रहे हैं? ये तो बेचारे गरीब आम लोग हैं, इन्हें तो बहकाया जा सकता है। यहाँ तो बेचारे सारी सारी रात बैठे रहते हैं जमीनों पर जूतियां पकड़ने के लिए। वो जहालत है। ये जहालत कहें या उनका कहें, या उनकी एक खास किस्म की अकीदत है उनसे। हम जिसे जहालत कहें वो तो अकीदत है, और बिल्कुल। मैं उस अकीदत को बहुत ज्यादा सलाम पेश करता हूँ जो इस तरह की है, जिसमें एग्रेशन नहीं है, जिसमें एक दूसरे को किसी को मार नहीं रहे, किसी को कत्ल नहीं कर रहे, किसी पे तशद्दुद नहीं कर रहे, किसी पे हाथ नहीं उठा रहे, इस तरह की अकीदत नहीं। लेकिन वही अकीदत इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी इख्तियार कर ले, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोगों ने इसको ज्यादा फरोग दिया है, वो फिर ठीक, ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आते हुए
मुजाहिद साहब का ये कहना है कि जी पढ़े लिखे लोगों ने इस तरह के ट्रेंड्स को ज़्यादा फ़रोग दिया है, और ये अभी जो मैं सोशल मीडिया की भी यहाँ पे मिसाल दे रहा था कि जो कल शायद आपकी नज़र से भी गुजरा हो कि जैसे जैसे ट्रेंड्स किए गए, मैं तो वो अल्फाज इस्तेमाल भी नहीं कर सकता हूँ, उन ट्रेंड्स का सिर्फ हवाला ही दे सकता हूँ ये कह कर कि जी जैसे जैसे ट्रेंड शुरू किए गए, तो फिर तो हमारी सोसाइटी के अंदर ही अब बहुत से मामलात ख़राब हो चुके हैं, और हमें तो अब पता नहीं, हमने शायद अच्छा वक्त गुजार लिए, आगे आने वाले दिनों में बच्चों के लिए क्या हम कैसी एक सोसाइटी क्रिएट कर चुके हैं। देखें, एक ये बात समझने की है कि ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है, और हम दुनिया जो पाकिस्तान का एक हार्ड इमेज लेके चल रही थी, बड़ी मुश्किल से हम उसको सॉफ्ट इमेज पर लेकर आते हैं। उनके सोच के पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीमिज्म आने वाला है, जिससे न्यूक्लियर स्टेट हमारे सेफ नहीं है, लेकिन फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट, जिससे पूरी दुनिया के अमन को खतरा हो सकता है। उसको दिन ब दिन हम तकवीत दे रहे हैं, जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता इसको ठीक कर रहे थे। ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है जो सोशल मीडिया पे चलता है, कि आपका मतलब नहीं है कि दुनिया देख रही है इसको, पाकिस्तान के पाकिस्तानियों की सोच के, पाकिस्तानी सोसाइटी को सोच को वो इससे समझते हैं, फिर वो डिफरेंट हरबे इस्तेमाल करते हैं कि पाकिस्तान को इस चीज से बचाया जाए। आपका क्या मतलब, अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान में सिर्फ 200-300 अलकायदा को मारने तो नहीं आया था, दे आर डिजाइन की कहते उन्होंने अपने सेफ गार्ड करने हैं सिक्योरिटी से। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है, फौज बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिस की लोकेशन अच्छी है, क्या इसके असरात हो सकते हैं, वो भी वजह हो सकती है। सेकंड, हमारी सोसाइटी में सबसे जो डेंजरस बात है वो है टॉलरेंस का लेवल बहुत कम हो गया। नंबर 2, सियासी अज़ाइम के लिए हम अपने इस्लाम को भी इस्तेमाल करते हैं। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, तमाम मुसलमान हम आशिक रसूल, एक आशिक रसूल लेट्स से TLP कैन नॉट किल एक आशिक रसूल दाढ़ी वाले इस्लाम जो पुलिस मैन है। तो ये चीजें हमने खुद देखनी है। इसका हक, इसका फैसला, इसकी ताकत सिर्फ कानून रियासत के पास है। अगर रियासत फैसला करती है कि क्या ठीक है क्या गलत है, अगर आप नहीं, लेकिन अभी जो मुजाहिद साहब ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि रियासत गवर्नमेंट के ऊपर हम इल्जाम नहीं, उस पर खाली होली सोली रिस्पॉन्सिबल उसको ठहराया जा सकता, क्योंकि अभी मुजाहिद साहब ने मिसाल दी कि जी हमारा जो ये एक पढ़ा लिखा तबका है सोसाइटी में, वो इस तरह की चीजों को सपोर्ट और इंडोर्स कर रहा होता है। यही मैं बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली मैं जो मुजाहिद साहब कह रहे हैं ना वही कह रहा हूँ। हमारे लोग आपके सामने जो यहाँ पर गुजरा सियालकोट में हुआ, आप खुद ही इल्जाम लगाएं, खुद ही फैसला करें, खुद ही एग्जीक्यूट करें, आपको किसने ऑथराइज किया है। ये कानून है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। और सोसाइटी में ये बहुत बड़ा ट्रेंड, और क्योंकि उनके अपने पॉलिटिकल एजेंडे है, हर एक इस्लाम को हम पॉलिटिकल अपने उसको एक्सपीडियंसी के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हमने कैसे इसको मोल्ड करना है। इस्लाम बड़ा क्लियर है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनके आशिक हैं, कलमा तो हक पढ़ते हैं, उस हिसाब से हमने चलना है। तो इसके अब हर एक अज़ाइम ने, किसी ने पॉलिटिकल गेन लेनी है, किसी ने कोई बिजनेस गेन लेनी है, किसी ने कुछ करना है, तो हम इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। ये काम नहीं होना चाहिए। सेकंड, इसके साथ जो है सबसे बड़ी बात है कि आप में टॉलरेंस हमारे मुल्क में खत्म होती जा रही है। हम टॉलरेंट नहीं करते हैं, हम सुनते ही नहीं है, और एकदम एक जत्था इकट्ठा हुआ और वही फैसला कर दिया, वही उसको लटका दिया, दरख्त से लटका दिया, और उसके बाद पत्थर मार मार के मार दिया। इसके बाद अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर सियालकोट का इंसिडेंट हुआ था, व्हाई वी आर टेकिंग सो लॉन्ग, एक क्लियर एंड कट शेट है, एक दो दफा किसी को सजा हो जाएगी तो वो इट विल एक्ट एज अ डिटरेंस फॉर अदर्स नॉट टू डू। प्रॉब्लम ये होती है कि ये सबसे कि हम बहुत लटका देते हैं इसको। हमारा पुलिस सिस्टम ऐसा है, कई लोगों की इन्वॉल्वमेंट इंटरेस्ट हो जाते हैं। सो हमें अपनी, पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, किसी को कोई डाउट नहीं है। उसके बाद बड़ा आइन और कानून हमारे पास है, हम किसी को फांसी नहीं देते कि खुद फैसला कर। उसके बाद ये इसको लेके आगे चलना कैसे है, ये आपकी फिर रेट ऑफ गवर्नमेंट का होनी चाहिए, वो कैसे लेके चलते हैं, कितनी जल्दी पुलिस फैसले अब इन्वेस्टिगेशन करती है, वो हमारा पॉलिटिक्स सिस्टम है। जुडिशरी कितनी जल्दी फैसले करती है, वो हमारा कई साल लग जाते हैं, जिससे जब जस्टिस डिनाइड होती है, उसकी वजह से लोगों का एतमाद जो आपकी अदालत से कहाँ खत्म हो जाता है, आपके निजाम से खत्म हो जाता है, फिर वो अपने खुद फैसले करने लग जाती है। ये हमारे सिस्टम में पिटफॉल है। बरेलवी साहब को बड़ा अच्छा पता है, मुझे पता है, आपको पता है, सबको पता है, सोसाइटी को पता है। लेकिन अपनी मर्जी के, अपने डायरेक्शन में देख के, अपने फायदे के लिए काम करना, ये हम ना इस्लाम की खिदमत करते हैं,
ना अपनी सोसाइटी की खिदमत करते हैं, ना पाकिस्तान की खिदमत करते हैं। ठीक, मुजाहिद साहब, कोई उलमा कराम से हम तवक्को करें कि वो कुछ इसमें रोल प्ले करें? चलें, पहले भी करते रहे होंगे, कोशिश की होगी, लेकिन जाहिर सी बात है वो कोशिश लगता है कि नाकाफी है, तो मजीद कोशिश करें और उलमा कराम सोसाइटी में जो इस तरह के मामलात और इस तरह के इशूज को लेकर जो राय है उसको बदलें। राम इसमें भी है ना कि उलमाए हक जो हैं वो बिल्कुल बजा तौर पर जिन्होंने अपने को सियासत में मुलविस नहीं किया, एक उनका एक अपना एक हलका है और जो उस सियासत में पढ़ते भी नहीं है। लेकिन ये जो एक मैंने कहा ना, वो अपने उनको उलमा भी नहीं कहना जा सकता। और इसका सबब ये है कि अगर हम पीछे जाएं ना, खास तौर पर अफगान वॉर के बाद तो और ज़्यादा शिद्दत पसंदी आई, हमारे यहाँ इंतहा पसंदी आई। और वो जो ट्राइबल सोसाइटी का जो है हमने प्रैक्टिस जो है यहाँ पर लेके आई कि संसार कर दो और मार दो और कत्ल कर दो और उसको जायज ठहरा दो, और हमने उन्हें पनाह दिया। और आप देखें ना, ये टीटीपी क्या है, ये आईएस क्या है, इन्होंने अपने हाथ में दे रखे हैं। और हमारी जो है इस हुकूमतें जब उनके मफादात होते हैं उनके बारे में अपॉलोजेटिक आज कहते हैं जी हम तहरीक तालिबान से बात करेंगे, जिन्होंने हमारे 50,000 लोगों को मारा, जिन्होंने 7,000 फौजियों को बाकायदा करा, जो गले काटते हैं उनसे हम कहते हैं जी हम बातचीत करेंगे। तो अगर आप ये गौर करें ना, और बाकायदा एक मदरसा या हमारा कोड़ा में था फख्र करता है कि देखिए जी हमारे शागिर्द थे, वो पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो मसला से कहीं कहीं से भी अगर आप उठाएं ना, वो एक पूरा मजमूई तौर पर इस वक्त हम सब जो है इसका इंतहा पसंदी शिद्दत पसंदी में घिर गए हैं। और एक स्टेट जो है एक मजबूर हो गई है, हुकूमत अपनी मसलहतों का शिकार है। और ये क्या, यानी इस हुकूमत को नहीं कहूँगा, यही जरदारी साहब हुए, मुझे याद है एक झंगवी साहब थे, उनके एक वोट के लिए पीपल्स पार्टी उनके बाद चली गई थी। यही नून लीग का किरदार है, यही पीटीआई का किरदार है। तो ये जो एक इतना आसान नहीं है अली मुमताज के मैं और आप जो है सिर्फ गुफ्तगू करके इस इश्यूज को जो बहुत डीपली हमारी सोसाइटी में पेनिट्रेट कर गया है और उसको हम इतनी आसानी से अब हल कर सकेंगे। देखिए जो लोग लॉजिक पे बात करते थे या जो इल्म को अवलियत देते थे उनसे तो गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन जो गुफ्तगू जिनकी हुई, मैंने कहा सतही हो, जज्बाती हो, शिद्दत पसंदी पे हो, मस्तकी हो, उनसे तो आप बात नहीं कर सकते। वो बड़े अटल हैं, कट्टर हैं और वो उसको कारनामा अंजाम समझते हैं। वो जैसे आप कहते हैं सियालकोट का वाकया सानिया जो कुछ हुआ, अभी तक कार्रवाई चल रही है वहां पर। हम अच्छा हमारे जो पड़ोसी मुल्क है सऊदी अरब, उसमें हम क्यों नहीं करते? आज 5,000 से ज्यादा खुद पाकिस्तानी मुसलमान जो है यूएई और सऊदी अरब में बंद है, रोज गले कटने की खबरें वहां आती हैं। वो तो सीधा कर देते हैं ना गले काट से। ईरान में देखिए क्या कोई आजादी इजहार है ईरान सऊदी अरब में? सीधे गले काट देते हैं, मामूली मामूली बात पे उन्हें अंदर कर देते हैं। तो ये तो हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी तो एक सॉरी तुझे मैं नहीं कहूंगा, लेकिन लगता है बातों का ये बनाना स्टेट बनने तो नहीं जा रही कि हर बिल्कुल। आदमी मुझे जी, अपने हाथ में मुझे सब एक ब्रेक भी लेनी है, लेकिन अफसोस के साथ आप ठीक कह रहे हैं कि यही अब लगता है कि अच्छे वक्त शायद गुजर गए, कि जो अच्छे वक्त थे वो पहले थे और अब जो हालात हैं वो किसी और तरफ ही अब मामलात को लेकर जा रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो चौधरी परवेज इलाही और शहबाज शरीफ साहब की जो आज मुलाकात हुई उस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मुजाहिद साहब, क्या होने जा रहा है पॉलिटिकल फ्रंट पर? क्या वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी यानी कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी मिलकर ये तहरीक अदम एतमाद ला पाएगी, या ये सिर्फ एक डरावा है जो कि गवर्नमेंट को दिया जा रहा है पीएमएलएन की तरफ से? अब अगर तहरीके अदम एतमाद के लिए 14 साल तक जो है चौधरियों से शदीद जंग व जदल और उसमें क्या क्या ज़बानें इस्तेमाल हुई एक दूसरे के खिलाफ, और उसके बाद अगर शहबाज शरीफ अब इन तिनकों की तरफ जा रहे हैं यानी एमकेएम और चौधरियों के ताकि एतमाद हो जाए, एक तो वाज़ेह है ना कि अपोजिशन बहसियत मजमूई बहसियत अपोजिशन आप संजरानी के वक्त से देख लें, 2018 अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, उस वक्त जो है सेनेट में 64 अरकान थे अगर आपको याद हो हासिल बिदंजो को। हाँ जी। और 2 घंटे पहले खड़े हुए थे बाकायदा। फिर मैंने चौधरी एतराज से पूछा, जनाब ये जो खड़े हुए थे 12-14 को तो मैं पहचानता हूँ, पता नहीं कौन लोग थे ये। पता चला कि हासिल बिदंजो के 14 सेनेटर बदल गए। ये पहली बार हुआ है खुलेआम। और देखें अगर रिगिंग हो या जालसाजी हो, हजारों को वोट में तो हो सकती है, चले कौमी असम्बली में ही हो सकती है, देहाती यहाँ कुल 100 लोग हैं, 100 में भी 50 हर आदमी दूसरे को जानता है।
और मैं दावे से कहता हूं, और इन्होंने बाद में जो कमेटी बनाई है रहमान मलिक की और राना मकबूल की सदारत में, और हासिल बदंजो ने अपने इंतकाल से पहले और ताहिर बदंजो ने तो मुझे उनके नाम बताए कि ये लोग हैं, और ये नाम उनको दे भी दिए गए कि उन्होंने क्या कोई कार्रवाई की। उसके बाद जनाब कितने मौके आए, लास्ट बजट सेशन आया, 172 जो है कौमी असम्बली में उनके मौजूद थे हुकूमत के, इनके 150 से इन्होंने पूछा, जिसमें इनके 138 एक बार खुद नून लीग के नहीं थे। फिर गीलानी साहब का मरहला आया, ये जो दिलावर ग्रुप कहते हैं, यानी आज तक ये, फिर ये जो अभी जो 43 और 42 की बात थी, 8 आपके सेनेटर जिनमें गिलानी, तो यानी किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मैं कितने फिगर बताऊं, अगर आप 3 साल में देखें, जब जब वोटिंग हुई अपोजिशन के सेनेटर, वो भी खास सेनेटर, आम लोगों ने छोड़ दे बेचारे, और ये कोई पैसों से नहीं बिके, ये भी मैं आपको बता दूं, आप भी जानते हैं, मफादात और मसलियत के लिए पार्टी क़यादत तय करती है कि वोटिंग नहीं करनी है। और आप, मुझे डाउट है कि ये जो 27 फरवरी का ये जो आ रहा है पीपल्स पार्टी का एक मार्च जो करने जा रहे हैं, उसको शतमोताज करने के लिए या उसको रोकने के लिए एक और तरीके से इन्होंने रोका, या फिर वो 23 मार्च का, तो ये इन पॉलिटिकल पार्टी को 3.5 साल में, मेरे तो ख्याल में कमोबेश कोई 25 बार वोटिंग हुई है, हुकूमत अपने बंदे पूरे कर लेती है, इनके कभी शहर में होते हुए, मुल्क में होते हुए लोग जब मौजूद ना हो और प्रोमिनेंट लोग मौजूद ना हो, उसके बाद कहाँ तहरीक अदम के लिए ऊपर से कोई फरिश्ते वो डाल के लाने आएंगे इनको। यानी कि आपको लगता है कि अब भी वही होगा जो पहले होता है कि गवर्नमेंट अपने नंबर्स पूरे कर लेगी? बिल्कुल, और वो बड़े तयशुदा लोग हैं, जहां तक मेरी इत्तलात का है ताल्लुक है कि 25 सेनेटर और 50 MNA हैं जो इंगेज हैं, और उनमें से जितनों की जरूरत होती है जिस वक्त, वो उन्हें दस्तयाब हो जाते हैं। ये नहीं है कि वो हर वक्त मौजूद होते हो या हर वक्त वोट डालते हों। और आप अगर चाहेंगे तो मैं थोड़ा बहुत एक तालिब इल्म हूँ, सहाफत का बेशतर ही बताओ, बड़े खास लोग हैं, बड़े अहम लोग होते हैं। और ये भी बता दूं कि आप ये गलत समझते हैं कि ये किसी नामालूम पार्टियों के कोई दिलावर ग्रुप, ये होते बहुत खास लोग हैं। उनको कहा जाता है कि आप खामोशी से वोट डालिएगा ताकि बाहर बात ना निकले। नून लीग के भी, पीपल्स पार्टी के, नून और पीपल्स पार्टी दोनों के। हारिस नवाज साहब, आप भी यही समझते हैं कि ये कामयाब नहीं हो पाएंगे, ऑपोजिशन कामयाब नहीं होगी? देखें, बात ये है कि सोचने की है कि ऑपोजिशन के पास कौन सा ऐसा नैरेटिव है या सोल्यूशन है, या दूध की नहरें पे बिछा देंगे या आसमान से तारे तोड़ के लाएंगे ये 1 साल के अंदर, और क्या ये इमरान खान की गवर्नेंस का जो ये महंगाई का पैकेज है ये उठाना चाहेंगे, और 1 साल में अपने को इतना और डिलीवर नहीं कर सकेंगे, बदनाम कर लेंगे कि फिर पीटीए का फायदा हो जाए। नंबर 2, पीपल्स पार्टी डजंट वांट इलेक्शंस, दे वांट 1 साल 1.5 साल हमें चाहिए, उनको चाहिए पंजाब में एस्टेब्लिश होने के लिए, दे वांट टू। इसीलिए उन्होंने पहले भी पीटीएम को छोड़ा था, डिच किया था। अभी भी 27 फरवरी भी जा रहे हैं एज ए स्पॉइलर कि वो लाहौर में जाएंगे, बैठेंगे, पार्टियों को रिऑर्गेनाइज करेंगे, जालों को नाराजगी खत्म करेंगे, 10-15 MNA की सीटें निकालेंगे। आज इलेक्शन होते हैं तो किसको फायदा होगा? पीपल्स पार्टी तो सिंध में बैठी, दोबारा सिंध में चले जाएंगे। जी बिल्कुल। जो इनकी राइवल पार्टी पीएमएलएन वो ऊपर चढ़ेगी, उसको फायदा होगा। तो ये समझने की बात है कि ये समझ नहीं रहे हैं। सेकंड बात ये है कि इनके पीएमएलएन में अपना डिवाइड है, पहले वो सॉल्व करें, किसने प्राइम मिनिस्टर बनना है, किसने पार्टी सदर बनना है, किसने क्या करना है, वो क्लियर नहीं है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी इस वक्त है प्रेशर टैक्टिक्स, कि पूरा जोर डालो, शहबाज शरीफ का केस फाइनल होने वाला है, मरियम नवाज का होने वाला है। आपकी नजर में असल मामला यही है, ये केसेस वाला असल मामला है कि जिसके ऊपर रिलीफ चाह रहे हैं? सो ये सारी चीजें हैं। अब देखना ये गवर्नमेंट को अपनी गवर्नेंस बेहतर करनी चाहिए। किसी तरीके से अगर ये मार्च पे सर्वाइव करते हैं तो गो फॉर बेस्ट ऑफ बजट। बजट इतना लिटमस ऐसे होगा कि उसमें आवाम के लिए, सैलरीड क्लास के लिए, सोनसो के लिए क्या डिलीवर करते हैं, कितना अच्छी अपनी प्रोजेक्शन करते हैं। और उस वक्त ये आम मौका बहुत है, इधर प्राइम मिनिस्टर चाइना से होके आए हैं, नेक्स्ट इसी महीने के एंड में मेरे ख्याल में वो जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं, पर चीफ आर्मी स्टाफ अमेरिका जा रहे हैं, इंडिया, अफगानिस्तान हालात पता है, इंटरनल सिचुएशन पता है। क्या मुल्क के मफादात में रियासत पाकिस्तान के लिए टाइम बेहतर है कि ये स्टेबिलिटी चाहिए, पोलिटिकल स्टेबिलिटी? ये सवाल है जिनको सोच के फैसला करना चाहिए। ठीक, मुजाहिद साहब, ये मुलाकात को यानी कि हम समझें कि कोई मानी नहीं रखती जो शहबाज शरीफ साहब की और चौधरी बरादरान की हुई है? वो
देखो यहाँ इतने भी चौधरी जो है उनके रवायती लोग हैं, गए गुजरे नहीं हैं और बेनिफिशरीज हैं। गालिबन 5-7-8 सीटें उनकी पंजाब में हैं और 4-5 सीटें शायद एमएनए जो हैं इतने ही कोई होंगे, सेनेट में शायद 1-2 हों। उसके बाद उनका पूरा असर है, उनके मिनिस्टर्स हैं और सबसे बड़ी ये कि पंजाब का जो भले बुजदार हों स्पीकर उनके हैं, तो वो मेरे ख्याल में ये घाटे का सौदा क्यों करेंगे, जबकि और अब बुनियादी सवाल उन्होंने उठा भी दिया है चौधरी साहब ने कि ये बताइए कि अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आएगी तो उसके बाद क्या होगा? यानी उसके बाद आप नए इलेक्शन चाहेंगे, आप केयर टेकर गवर्नमेंट चाहेंगे, आप नया प्राइम मिनिस्टर लाएंगे, वो कौन होगा, किसका होगा? ये कोई यानी मामूली बात नहीं होती। जब दुनिया भर में जहां जब अदम एतमाद लाया जाता है, अच्छा चलें, अगर तो मुजाहिद यही साहब होता है ऑफर कि की विंडो बात की पोजीशन जाए आता है। तो आपकी नजर में शहबाज शरीफ साहब के पास ऐसी क्या ऑफर होगी जो वो चौधरी बरादरान को दे सकते हैं कि जी ये हमारी तरफ से आपके लिए ऑफर है, कि जिस पर वो उस ऑफर की बेस पर उनकी तरफ नहीं जो चौधरी परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर बन जाए, यही देंगे ना उनको। अब चौधरी इतने ऐसे ही। बेवकूफ नहीं है जो 1.5 साल रह गया है कि हम चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, लेकिन उन्होंने ये भी इल्म है। एक मेरा पॉइंट भी है, और जी ये मुजाहिद जरूरी साहब। नहीं है कि वो जो नून लीग वाले तमाम जो है चौधरी परवेज इलाही को वोट भी दें, फिर उसमें क्या जैसे कि होगा? हुआ है। देखिए, बात ये है, ये भी सोचे ना कि अगर पंजाब की चीफ मिनिस्टर दे देते हैं 1 साल के लिए, क्या चौधरी परवेज डिलीवर कर सकेंगे? क्या इस वक्त वो इस पोजीशन में है कि डिलीवर कर लेंगे? और रहा था बैगेज और अपने सर पे उठा के अपने कंधे भारी करके और नुकसान पहुंचा लेंगे अपनी पॉलिटिक्स को। सो ये बड़े सोच समझ की बात है, बजाय इसके। अच्छा, इसमें मुजाहिद साहब ये बल्दियाती इंतखाबात जो होने हैं पंजाब में, क्या आप समझते हैं कि उन बल्दियाती इंतखाबात के लिए ये सब करना जरूरी है ताकि बल्दियाती इंतखाबात में अपनी मर्जी के नताइज हासिल किए जा सकें? देखिए बल्दियाती इलेक्शन इस लिहाज से अहम होते हैं कि देखिए जो केपी में नुकसान पहुंचा, और मैं भी इस वक्त अभी जो फॉलो कर रहा हूँ वो केपी के ज़िमनी इलेक्शन को कर रहा हूँ, खासतौर पर गंडापुर साहब का डेरा इस्माइल खान है कि वो अभी तक जमीयत पे उसको फौकियत है, तो बड़ा झटका लगा और इमरान खान ने बहुत सीरियसली लिया और पंजाब की वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। और अगर पंजाब में लोकल बॉडीज में नून लीग का पलड़ा भारी होता है और उनके पीटीआई कमजोर पड़ती है, उसका इम्पैक्ट जो है हुकूमत पर बड़ा शदीद पड़ेगा। वो कि ये मैं नहीं कहता कि क्योंकि लोकल बॉडीज के इलेक्शन ज़्यादातर बिरादरियों की बुनियाद पर, ग्रुपों की बुनियाद पर, जातियात की बुनियाद पर होते हैं, वो फिर जब सूबाई और कौमी मसीह में जरा ब्रॉडर कैनवेस पे होता है, लेकिन वो एक रिफ्लेक्ट जरूर करता है एक पंजाब का लोकल बॉडीज का इलेक्शन। लेकिन अभी ये जो मुझे तो सॉरी तो से लगता है कि 2-4 दिन बाद ये जो इनको जो नजर आ रहा है, ये तरीके उम्मीदवार वाला फैसला शायद वापस ले लिया जाएगा। खुद पीपल्स पार्टी कतई तौर पे तैयार नहीं है, नून लीग इसमें वादे तौर पर तकसीम है, तो ये मुझे लग रहा है कि एक लहू गर्म करने का एक बहाना है। और मैं नहीं समझता कि इस वक्त पीटीआई पर इस तरह की किसी तरीके एतमाद की तहरीक लाकर वो कोई प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो सकेंगे। तो क्या आपको लगता है कि फिर ये 23 मार्च का जो लॉन्ग मार्च है वो भी नहीं होगा? देखिए लॉन्ग मार्च तो मैं तो आमतौर पर करता हूँ लॉन्ग मार्च को। अभी जब पील पार्टी वाले कह रहे थे, मैंने कहा जी इधर कराची से चलेगा, कहीं सखर कॉल आ गई अगर या साटकवाद कॉल आ गई तो वापस तो नहीं चले जाएंगे, इस वक्त नाराज भी होते हैं। तो मौलाना आज से पहले, इससे पहले भी कई बार मुलतवी कर चुके हैं। और 23 मार्च को अगर ये कर भी लेंगे तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? ये कोई इस्लामाबाद में कब्जा तो नहीं करने दिया जाएगा ना। इस्लामाबाद जाने से पहले पिंडी भी तो आता है। नहीं, उसमें एक और बात यह भी तो है मुजाहिद साहब कि 23 मार्च जो तारीख का इंतखाब किया गया है, वो कुछ ही दिनों बाद फिर आगे अप्रैल में माह रमजान शुरू हो जाना है और मौलाना फजल रहमान साहब के जितने भी हामी और सपोर्टर्स हैं वो साथ में आए हुए होंगे फिर माह रमजान को भी लेकर। तो ये ज्यादा अरसा चलने वाला नहीं है और इतने दिनों में हुकूमत को तो तख्ता नहीं उल्टाया जा सकता है। और ऐसी हुकूमत जो कहती है जी हमने तो 126 दिन धरना दिया था। सियासत में आखिरी बार ये था कि पास के मार्च या इस मार्च, इसका नतीजा कुछ नहीं निकलना। लोग सड़कों पर आने के लिए तैयार नहीं है। लोग वोट जरूर डालते हैं नून लीग को। एक बार मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, जा रहे थे, अडियाला जेल जा रहे थे, आंसू बहाने वाले हड़ताल भी नहीं थे, उल्टे कौमी असेंबली भाग गए सब हल्फ उठाने। वो मौका था ना। बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आते हुए क्लोजिंग कमेंट फ्रॉम यू जी। देखें, बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल ना कोई नैरेटिव है ना सोल्यूशन है। 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी आ रही है, 23 मार्च हो जा रहे हैं, जबकि बहुत इस्लामी ममालिक के सरबराहान आ रहे हैं 23 मार्च के लिए। वो पूरा ब्लॉक होगा। मे भी इन्होंने रखा ही इसलिए कि इस तरह सोचा करके हम वापस चले जाएंगे। और इस वक्त ना पीएमएलएन में डिवाइड है, पीपल्स पार्टी को टाइम चाहिए, इसलिए ये मुझे नहीं लगता और ना ये उसका बैगेज लेना चाहेंगे।
दे विल लाइक और एक साल पीटीए को रगड़ा लगाएं, खिलाफ बोलें, सब कुछ करें और फिर अगले इलेक्शन में पहले अपने मैनिफेस्टो ला के प्रॉपर इलेक्शन करवाएं जो जमहूरियत में होना चाहिए। ये सबसे अहम है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। और जो एक तहरीक एक दफा मर जाती है, जो पीडीएम की मर गई थी, वो दोबारा डेड हॉर्स दोबारा जिंदा नहीं हो सकता, दोबारा से नहीं एक्टिव हो सकता। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें ज्वाइन किया। मुजाहिद बेलवी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में कमिंग फ्राइडे फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।